हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। कॉमर्स नेशन की साइड से आप सबके लिए एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज आएंगे। इसमें नियर अबाउट हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं या फिर 100 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड जिन्हें भी लगेगा कि लाइक ये सीरीज तो यूजफुल है या मेरी प्रैक्टिस बन रही है, वो हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग है 1999 ओनली। उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा बुक्स का हमारी, ओके, जो सीयूटी पीजी की स्पेसिफिक बुक्स है वो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे एंड टॉपिक वाइज या फिर कह लो चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगा। एंड जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे लास्ट मोमेंट के टाइम पे, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड हो सकता है नियर अबाउट जितने मतलब लाइक होता है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर हम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कुछ एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है तुम्हें 10 क्वेश्चन नियर अबाउट मिल भी जाए पुराने से। अब वही हो सकता है कि लाइक जो तुमने प्रैक्टिस किए वो सिंपल फॉर्म में होंगे, बट जब तुम्हें वो पेपर में आए तो वही तुम्हें क्या दे दे, मैच द फॉलोइंग में। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बेसिक, तब तो तुम मैच द फॉलोइंग भी इजीली कर सकते हो। ओके, सो जितने क्वेश्चंस हो सके इस टाइम पे उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम अब थोड़े नियर अबाउट से हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा बेटर होगा। एंड अगर किसी को परचेज करनी होगी वो सीरीज, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेट अ मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेशन क्या होता है। लाइक क्लास 11 12 सबसे हम लोग ये पढ़ते जा रहे हैं, मतलब लाइक 12 से पढ़ रहे हैं ना। हाँ, हम 12 से पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हमें बोला गया था स्कूल्स के टाइम से कि याद रखना ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे वो बोर्ड्स का एमसीक्यू हो, चाहे यूजी का एंट्रेंस हो, चाहे मतलब लाइक पीजी का हो, हर जगह तुम्हें ये नॉर्मल सा वर्ड हमेशा दिमाग में भरना है, क्योंकि ये पूछ सकता है। बहुत सिंपल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक कि चलते फिरते दिमाग में रहने वाली चीज है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है तुम्हारे मैनेजमेंट के लिए, इट इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर ऐसे क्वेश्चन आए और अगर ये क्वेश्चंस कोई गलत करके आए ना, तो सच में पढ़नी चाहिए थप्पड़ है। एक्सप्लेनेशन देखो, कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट रेदर देन अ सेपरेट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक सेपरेट फंक्शन की तरह हम परफॉर्म नहीं करते, उसे क्या कंसिडर करते हैं कि उसका एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इट इज to the element that aims at integrating group effort to achieve group objective is। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इंटीग्रेट करता है क्या तुम्हारा ग्रुप इफेक्ट, ग्रुप एफर्ट्स, यानी साथ में रह के काम करना, और ऐसी चीजों को जब हम प्रमोट कर रहे होते हैं, ऐसे कोई एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, मैनेजमेंट इज नॉट डैश a pure science, an art and science both, and applied science। मैनेजमेंट क्या नहीं है, इट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट हमारे लिए क्या होती है, एन आर्ट एंड साइंस बोथ है। ओके, फोर्थ, मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग द स्पेसिफिक गोल। मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है जो डायरेक्ट करती है हमारा स्पेसिफिक गोल को अचीव करते टाइम, दैट इज डेलिबरेटली। ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। फिफ्थ देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पोजीशन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ लार्ज कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सी पोजीशन में आता है, टॉप लेवल में आता है, मिडिल लेवल में आता है, लोअर लेवल में, टॉप लेवल में आता है। सो ऑप्शन नंबर डी। सिक्स, Which of the following is not importance of to the management? इनमें से कौन सा important नहीं है मैनेजमेंट के लिए, developing the society, disciplining the employees, including the creativity, integrating the various interests of the groups। So डिसिप्लिनिंग द एम्प्लॉयज, क्योंकि ये सारे फंक्शंस क्या है, मेजर फंक्शंस है। हाँ, एम्प्लॉयज के डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम या फिर आफ्टर सर्टेन फंक्शंस, या फिर कह सकते हो तो एक सर्टेन लाइक लेवल्स के बाद। ओके, 7, which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनेमिक प्रोसेस, मैनेजमेंट इज रिजिड प्रोसेस, और मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो मैनेजमेंट इज रिजिड प्रोसेस। मैनेजमेंट रिजिड नहीं होती, इट इज अ फ्लेक्सिबल। क्यों, क्योंकि डायनेमिक है हमारी जो हमारा इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, इट इज डायनेमिक। जब हमारे आसपास की चीजें चेंज होंगी, तो मैनेजमेंट अगर रिजिड रहेगा तो कैसे वर्क करेगा, नहीं करेगा, तो इट हैज टू बी व्हाट, फ्लेक्सिबल।
Eighth, management is a multi-dimensional because it has dash dimensions. मैनेजमेंट के कितने डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशंस. और वो 3 डायमेंशंस क्या है? एसेट मैनेजमेंट फर्स्ट, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, थर्ड इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. एंड अगर इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो तो स्कूल के टाइम पे हम 3 में क्या डिफाइन करते थे? वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन के बेसिस पे. इन विच कैटेगरी डज द मैनेजमेंट फॉल्स? कौन सी कैटेगरी में मैनेजमेंट आता है? दैट इज सेमी प्रोफेशन, इमर्जिंग प्रोफेशन, मार्जिनल प्रोफेशनल और सॉरी मैनेजरियल प्रोफेशनल और वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन. दैट इज इमर्जिंग प्रोफेशंस. 10th, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेशन ऑफ. टॉप मैनेजमेंट किस चीज से कंसर्न होता है? लॉन्ग टर्म प्लान्स के बेसिस पे. सो ऑप्शन नंबर ए. 11th, व्हाट आर द की स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट? इनमें से कौन सी की स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए? दैट आर टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, इंटरपर्सनल आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए, क्लिनिकल की कोई नीड नहीं होती. सो इनमें से किसमें से 3 दिए ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर डी इज राइट. एक बार ये भी देख लो एक्सप्लेनेशन इसका. इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बिल्ड रिलेशनशिप एंड वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर्स. इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है? हम किस तरह से किससे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन के बेसिस पे हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, चाहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर. Analytical skills refers to the ability to analyze and interpret the data. एनालिटिकल स्किल्स में क्या हुआ? हम किस तरह से किसी चीज को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. अगर मेरी एनालाइजिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो मेरी डिसीजन मेकिंग में हमेशा खराब होगी. टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, एक्टिविटीज एंड विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड और इंडस्ट्री. टेक्निकल में हमें किसी चीज की एक्सपर्टीज होगी या फिर नॉलेज होगा किसी पर्टिकुलर चीज का, जिसके बेसिस पे हम अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे. 12th, which of the following is called heart of the management? हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट किसे कहते हैं? प्लानिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को और या फिर कोऑर्डिनेशन को. दैट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में सिर्फ हम एक कोई पर्टिकुलर मतलब एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे. डायरेक्टिंग में वी आर परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस. लाइक हम डायरेक्टिंग में क्या कर रहे हैं? हम लीडरशिप स्किल्स में दिखा रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं आगे की और. ठीक है, एम्प्लॉयज में मोटिवेशन इंक्रीज कर रहे होते हैं उसमें. 13, व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स टू द कंटीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी? पहले तो कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? हमने अकाउंट्स में पढ़ा है ना कंटीजेंसी कॉन्सेप्ट. उसमें क्या होता है लाइक कि कोई चीज हुई तो भी मतलब लाइक लॉस होगा तो हम उस पर पे करेंगे, उसके लिए जाएंगे. लॉस नहीं होगा तो नहीं. ओके, तो वो लायबिलिटी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. तो जैसी सिचुएशन अराइज होगी उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? डिसीजन लेना है या फिर उसके बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है. देयर इज अ वन बेस्ट वे टू मैनेज इट ऑल द सिचुएशन. नहीं, क्योंकि अगर हमारी सिचुएशन डायनामिक है और हम एक ही बेस्ट वे मतलब लाइक एक ही तरीका लेके चलेंगे तो हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे. करेंगे एक सर्टेन टाइम तक, बट एक टाइम के बाद वो फेल होंगी हमारी एक्टिविटीज. Next is management practice should be flexible and adapted to the specific circumstances. Management practice क्या होनी चाहिए मेरी? Flexible होनी चाहिए और जैसे मेरे situations आए उसमें हम क्या करें? उसको adopt कर सके. जैसे कोविड का टाइम पे क्या हुआ? सब कुछ लॉकडाउन सा हो गया, सब कुछ बंद सा हो गया. ठीक है, बट स्टिल कंपनीज रन कर रही थी. कंपनीज अगर रन नहीं कर रही होती तो हमें प्रोडक्ट्स मिल कैसे रहे होते? और हम लोगों ने क्या किया? उस सिचुएशन को अडॉप्ट किया और मैनेजमेंट ने क्या किया? उस चीजों को फ्लेक्सिबल वे में अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया. Effective management is dependent on the personality trait of the managers. No, management principles are universally applicable and can be standardized. Standardized हो सकते हैं but universally applicable भी होंगे, but हर टाइम हर same situation पे नहीं जाएंगे वो. You have to change it. So option number क्या है? B is right. अब B किसमें दिया है? इसमें D में. D only. Explanation देखो. The key principle of contingency management theory emphasizes that there is a no one size fit all the approaches to the management. यानी कोई एक साइज हर तरह के अप्रोच मैनेजमेंट नहीं कर सकता. Instead, effective management practice should be contingent upon the specific circumstances. जैसी सिचुएशन वैसे मेरे डिसीजन या फिर वैसी मेरी एक्टिविटीज होती रहेंगी. What is the sequence of introduction of classical management theory? Classical management theory की introduction sequence क्या थी? पहली क्या थी तुम्हारी? That was
साइंटिफिक थ्योरी फर्स्ट, सेकंड वाज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, फोर्थ वाज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अब ये वाली थ्योरीज दी किसने थी, कौन सी? साइंटिफिक थ्योरी तुम्हारी FW टेलर ने दी थी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर ने दी थी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी तुम्हारी किसने दी थी? हेनरी फ्योल। एक सेकंड मैं इसका आंसर भी चेक कर लूं। हाँ सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी ब्यूरोक्रेटिक और मैनेजमेंट में। सो सीक्वेंस क्या है इसका? दैट इज D1CBA, यानी पहले कौन सी आई मेरी? साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। और कौन सी किसने दी थी ये दिमाग में भर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। थ्योरीज जितनी भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सभी रट जाओ, बट कुछ जो स्पेसिफिक है उनका नाम याद रखो कि कौन से किसने दी थी। ओके, मैच द लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2। मैच द फॉलोइंग देखो। सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी में क्या बताया जाता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेबल होती हैं। ओके, एंड कंटीजेंसी थ्योरी अभी बताया कि लाइक मैनेजमेंट को क्या होना होता है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है, यानी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और अडॉप्टिव होना पड़ेगा सिचुएशंस को लेके। अरे पहले मैच तो करने दो। सिस्टम थ्योरी, customer oriented approach emphasizes the human resource and quantitative method to continuously improve। ये तो सिस्टम थ्योरी का नहीं। concerned with formal pattern and arrangement and relationship developed by the management, no, based upon the open system theory and recognize that there are many internal and external factor that influences the organizational behavior। ये तुम्हारा क्या है? बी से मैच हो गया, तो बचा ये तुम्हारा क्या हो गया? ए हो गया। दो तुम्हारे मैच हुए, ए का फोर्थ दिया है किसी में, ये पहले तो, एंड बी का थर्ड भी दिया है। तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के लिए क्या हो गया? ये वाला सी, एंड ये हो गया डी। तो ऑप्शन नंबर ए। मैच द फॉलोइंग में हमेशा ट्राई करना कि तुम्हारे जो ना ऐसे फिगर आउट कर लो कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। अगर उसमें तुम्हारे 3 या 2 भी सही निकल जा रहे, एक का तुम्हें डाउट लग रहा, तो ऑब्वियस सी चीज है, एक से तो कोई ज्यादा वो नहीं होगा। हाँ, बट अब ये ना हो कि वो एक तुम्हारा सब में दिया कॉमन हो, या एक मतलब 2 में दिया होगा, तो फिर थोड़ा सा इशू हो सकता है मैच में। 16, what is the key principle of Scrumpton theory of entrepreneurship? इनकी थ्योरी के की प्रिंसिपल क्या थे? Entrepreneurship is a primarily driven by desire for wealth accumulation. नहीं, innovation and creative destruction are the central to entrepreneurial activity. Entrepreneurship is solely focused on imitating the existing successful business, and entrepreneurial success depends upon the government regulation and subsidies. So option number B is right. कि ये किस पे डिपेंड करता है? इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे। Which of the following are the branches of classical theory of management? इनमें से कौन से क्लासिकल थ्योरी ऑफ मतलब क्लासिकल थ्योरी के ब्रांचेस हैं? तो अभी ऊपर भी हमने किया था, पहला क्या था? साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ए, बी एंड सी ना? डी, ऑप्शन डी इज राइट। 18, the best level of output of perfectively competitive firm is short run, is a point where P is equals to MR is equals to MC. P represents what? Profit, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल रेवेन्यू, एंड ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो परफेक्टिवली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली फर्म्स में वो शॉर्ट रन में क्या अर्न कर पाती है? वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर पाती है? प्रॉफिट तो वो अर्न नहीं करती, वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 19, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी देखो, पहला क्या दिया है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? setting objective and deciding the action to achieve them. First, organizing, arranging the resources on the task. 2, leading, guiding and motivating the employees. It is third, and controlling. Obviously चीज है, ये फोर्थ हो गया, तो कौन से में है ये? फर्स्ट का क्या था? बी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। Who pronounced the force field theory of change process? ये वाली थ्योरी किसने प्रोनाउंस की थी? A1 क्रोथन लेवन ने। एक्सप्लेनेशन देखो,
Analysis the attempt to explain how the process to change work by diagnosing the driving and restraining the forces that leads to organizational changes. तो इन्होंने दो चीजें डायग्नोस की, पहला तो ड्राइविंग एंड दूसरा रिस्ट्रेनिंग द फोर्सेस. इसके बेसिस में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, चेंजेस होते थे. 21. Which of the following approach stresses that there is no universal rules for managers to follow in order to perform the job? इनमें से किस थ्योरी ने या फिर किस उसमें बताया गया कि किसी भी मैनेजर के लिए कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं बना है, जैसी सिचुएशन वैसे उन्हें एक्ट करना है? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंटीजेंसी थ्योरी. थ्योरी कह लो या मेथड कह लो, मतलब जनरली तो थ्योरी के बेसिस पे ये चीज डिराइव हुई ना. Next is 22. The approaches to the management thinking which were developed during the first half of the 20th century are, इनमें से कौन सी मैनेजमेंट थिंकिंग थी जो डेवलप हुई थी 20th सेंचुरी के टाइम पे? तो दैट वो, पहले तो साइंटिफिक थ्योरी हुई थी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हुई थी, नेक्स्ट वॉर क्वांटिटेटिव थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी. सो ऑप्शन नंबर बी. बिहेवियर थ्योरी किसने दी थी? एल्टन मेयो ने. हाँ शायद, हाँ उन्होंने नहीं दी थी. 23. Find the correct sequence of the management theories in the origin. इसमें लाइक थ्योरीज को अरेंज करो किस किस बेसिस पे वो आई थी. तो पहली थ्योरी कौन सी आई थी तुम्हारी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी, और किसने दी थी? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी. दूसरी थ्योरी तुम्हारी कौन सी थी? हेनरी फ्योल की दी हुई थ्योरी थी. थर्ड थी तुम्हारी मैक्स वेबर की थ्योरी. फोर्थ थी तुम्हारी ये, एंड फिफ्थ थी ये. तो कौन सा सीक्वेंस बन रहा? ऑप्शन नंबर डी. 24. Which of the following are the branches of classical theory of management? इनमें से कौन सी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के ब्रांचेस हैं? ऊपर भी ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है. हाँ, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेसी थ्योरी. तो ऑप्शन नंबर डी. मैक्स वेबर ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को. ये इन्होंने बताया ये हाईली स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मलाइज्ड थ्योरी है. ओके, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है. द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट फॉर परफेक्टिवली कॉम्पिटिटिव फॉर्म इन अ शॉर्ट रन इज द पॉइंट वेयर P is equals to MR is equals to MC that provide that. ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर अप कर पा रही है, प्रॉफिट को नहीं. यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन P, यानी प्रॉफिट. तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे. चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी डाउट हो तो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो. थैंक यू सो मच.